क्लास फर्स्ट में हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस तक तो पढ़ ही चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइन कौन सी होती है? कौन सी होती है स्क्यू लाइन? स्क्यू लाइन होती है नॉन पैरेलल लाइन, जो लाइन पैरेलल नहीं होती। अब आप कहोगे कि सर जो दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 और वेक्टर आर इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। दो लाइन हो गई। दो लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अब आप ये कहोगे कि सर जो लाइन पैरेलल ना हो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा ज़ीरो होगा। क्या होगा? ज़ीरो। क्योंकि उनको आगे बढ़ाओगे तो वो आगे बढ़कर ज़ीरो हो जाएंगी, पैरेलल नहीं है। तो क्या ऐसी कोई दो लाइन हो सकती है जो पैरेलल ना हो और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो ना हो? ऐसी कोई दो लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो पैरेलल ना हो और कहीं मिले ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे? मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। बताओ ये कहीं मिल सकती है? मिल सकती है कहीं? नहीं मिल सकती ना। अरे मेरे भाई, इसको थोड़ी आगे बढ़ा दो, मिल जाएंगी। ऐसी दो लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो पैरेलल ना हो और कहीं ना मिले। मैं करके दिखाता हूँ। बोलो, करके दिखाऊं? तुम्हें लगता है हो जाएगा? ऐसी दो लाइन जो पैरेलल ना हो और कभी कहीं मिले ना, तुम्हें लगता है हो जाएगा? नहीं होगा। मैं करके दिखाता हूँ। देखो, स्क्रीन को छोटी कर लेते ताकि सब बच्चों को दिखाई दे। ध्यान से देखेंगे। एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी ना, और एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी। मेरी बात समझ में आ गई? एक लाइन मैंने कहाँ ड्रॉ कर दी? मेरे पास मार्कर नहीं है, वरना अभी मार्कर से मैं वहां लाइन ड्रॉ कर ही देता। पेंसिल से कर देता हूँ। यहाँ ड्रॉ कर दी पेंसिल से। ठीक है, मान ली कि हमें ड्रॉ की हुई लाइन दिखाई दे रही है। तो क्या ये दो लाइन कभी एक दूसरे से मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। पैरेलल भी नहीं है। ये सोचो, ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, ये लाइन ऐसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है। कभी मिल सकती है लाइनें? कभी नहीं मिल सकती। समझ आ रही है बात? तो नॉन पैरेलल लाइन है, वो कभी नहीं मिल सकती। हाँ, एक बात होगी, जब ये लाइन ऐसे चलते चलते यहाँ को चली जाएगी, वो ऐसे आएगी, तो एक सिचुएशन होगी कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आने लगेगा। इनके बीच का, सॉरी, जीरो नहीं आएगा, मतलब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा। एक सिचुएशन आएगी, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक इसके दूसरे प्लेन पे जा रही है। तो एक कंडीशन होगी कि जब ये एक दूसरे के ऊपर को गुजरेंगी तो उनके बीच एक डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट। समझ रहे हो ना? लाइन पैरेलल नहीं है, बट फिर भी मिलेंगी नहीं। अगर वो लाइन मिल गई, अगर वो लाइन, इसका मतलब है कि वो दोनों लाइन एक ही प्लेन पर हैं। अगर मिल गई तो वो दोनों लाइन एक ही प्लेन पर हैं। तो फिलहाल तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता हूं कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस p1 क्रॉस p2 डॉट
A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का मॉड्यूलस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। B1 क्या है? पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर। B2 क्या है? दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर। A2 क्या है? पहली लाइन का पासिंग पॉइंट। A1 क्या है? मतलब A1 पहली लाइन का पासिंग पॉइंट और A2 दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब सोचो, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाए, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाए? जीरो, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन एक ही प्लेन पर है। एक ही प्लेन का मतलब को प्लेनर है। इफ लाइंस आर को प्लेनर, अगर लाइन को प्लेनर है तो ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो नीचे वाला टर्म ऊपर जाके जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर लाइन को प्लेनर है तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बराबर किसके? जीरो के। इफ लाइंस आर कोप्लेनर, ये बात याद रखनी है, एग्जाम में कोप्लेनर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है यहां तक? फिर इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा बी, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू बी। देखो A1 और A2, पासिंग पॉइंट इसका A1 है और इसका A2 है, सही बोल रहा हूँ? लेकिन दोनों में जो पैरेलल वेक्टर है वो B है। B1 B2 नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों का पैरेलल वेक्टर भी तो सेम ही होगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का पैरेलल वेक्टर भी सेम होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा? वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 B का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। ये डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के बीच का ये डिस्टेंस होगा। ठीक है? ये कहानी थी इसकी बेसिक कंसेप्ट की, सारे फॉर्मूलों की। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शो डैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन। तीन लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमें दे रखे हैं। एक लाइन का ये हो गया, एक का ये हो गया और एक का ये हो गया। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बात हमें शो करनी है। लिख लेता हूं इनको, 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। एक्सरसाइज 11.2 पहला सवाल, 12/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13। ये पहली लाइन हो गई। फिर दूसरी लाइन 4/13 12/13 3/13, 4/13 12/13 और 3/13। ये दूसरी लाइन हो गई। फिर तीसरी लाइन 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। ये तीसरी लाइन। ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये बात हमें शो करनी है। इसको मान लो L1, इसको L2, इसको L3, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। तो यहाँ मैंने बोला टेकिंग L1 एंड L2। अगर मैं L1 और L2 को ले लूँ तो L1 क्या होगा? L1 के लिए डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तीनों लाइनों के। पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो गए 12/13, दूसरी लाइन के हो गए माइनस 3/13 और तीसरी लाइन के हो गए माइनस 4/13। सॉरी, पहली लाइन के तीनों डायरेक्शन कोसाइन पहली लाइन के। दूसरी लाइन का
4/13, M2 12/13, N2 3/13। अब आप निकालो L1 L2 M1 M2 N1 N2। L1 कितना है 12/13 इंटू 4/13 प्लस M1 कितना है -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। तो ये कितना आएगा 48/169 -36/169 और -12/169। एलसीएम 1। मल्टीप्लाई इसलिए किया L1 L2 M1 M2 मल्टीप्लाई तो होगी इनकी L1 L2 M1 M2 N1 N2। क्यों करा लास्ट क्लास में बात बताई थी। यहाँ पर देखो 3 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगी बताई थी नहीं बताई थी। 3 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये लास्ट क्लास की कहानी है ना ये। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 परपेंडिकुलर शो करने के लिए करा। हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तीनों के। समझ में आई बात। डायरेक्शन रेशो दे दे या डायरेक्शन कोसाइन दे दे तो हम परपेंडिकुलर शो कर देते हैं। अब मैंने बोला मैंने L1 और L2 को परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया। आप किसे परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हो L2 L3 को। फिर किसे कर सकते हो L1 L3 को। और फिर कह दोगे तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा सवाल देखो क्या कहता है। should act the line through the point 1 -1 2 3 4 -2 1 -1 2 1 -1 2 3 4 -2 और एक लाइन है इन 2 पॉइंट से मिलकर बनी है। कौन कौन से हैं 0 3 2 3 5 6 0 3 2 और 3 5 6 3 5 6। शो करना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इनका नाम रख दो ए बी और सी डी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं ए बी के। ए बी के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे A1 x2 - x1 B1 y2 - y1 C1 -2 -2। तो A1 हो गया 2 B1 हो गया 5 और C1 हो गया -4। डायरेक्शन रेशो ऑफ CD। CD के डायरेक्शन रेशो निकालो A2 इज इक्वल्स टू 3 - 0 3 हो जाएगा। B2 5 - 3 2 हो जाएगा। और C2 6 - 2
4 हो जाएगा। तो A2 3, B2 2 और C2 4। परपेंडिकुलर प्रूव करना है। A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 कैलकुलेट कर लो। A1 कितना है? 2 है। A1 कितना है? 2। और A2 है 3। B1 कितना है? 5 है। और B2 कितना है? 2। C1 कितना है? -4 है। और C2 कितना है? 4। 6 10 6 10 16 -16 0। तो हैंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। बस लाइन क्या हो गई? और अगर परपेंडिकुलर प्रूव ना करना होता, पैरेलल प्रूव करना होता, तो पैरेलल की कंडीशन क्या है? A1/A2 B1/B2 और C1 ये पैरेलल की कंडीशन हो गई, क्योंकि अगला जो सवाल है वो पैरेलल वाला ही है। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 -2 1 एंड 1 2 5। इसे आप लोग खुद करेंगे। सवाल नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। एक लाइन है जो 1 2 3 से पास कर रही है। किससे पास कर रही है? 1 2 3 से पास कर रही है। और पैरेलल किसके है? एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। 3i + 2j एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि 1 2 3 से पास करे और 3i + 2j - 2k के पैरेलल हो। अब इसने ये नहीं बताया कि कौन सी इक्वेशन बता दूं। कौन सी का मतलब वेक्टर फॉर्म बता दूं या कार्टेशियन फॉर्म बता दूं? तो मैं दोनों ही बता देता हूं। ये हमारा पासिंग पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर है। तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? i + 2j + 3k, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इक्वेशन अगर हमें निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर r = i + 2j + 3k और प्लस लैम्डा। b क्या है? 3i + 2j - 2k। बस इतना ही तो करना था, और कुछ नहीं करना था। और अगर कार्टेशियन फॉर्म बतानी है, कार्टेशियन फॉर्म, तो ये क्या होगी? x - x1/a y - y1/b और z - z1/c। x1 क्या है? पासिंग पॉइंट। a क्या है? पैरेलल वेक्टर। y - 2/2 z - 3/-2। बस भाई इतना सा सवाल था। वेक्टर फॉर्म भी बता दी और कार्टेशियन फॉर्म भी बता दी। कैसे बताई? एक पासिंग पॉइंट दे रखा था और एक पैरेलल वेक्टर। सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल देखो क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन। यहां बोल रहा है कि दोनों फॉर्म बताओ। इट पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर 2i - j + 4k। एक इक्वेशन है, वो जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 2i - j और प्लस 4k। 2i - j + 4k
और इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी दे रखी है मतलब पैरेलल वेक्टर, i प्लस 2j माइनस के, पैरेलल वेक्टर i प्लस 2j माइनस के। मेरा ख्याल है इसी की तरह का क्वेश्चन है, सेम ही तो है, कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आंसर मैच कर लेना करने के बाद। सवाल नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू -2 4 5। एक लाइन है जो कि -2 4 5 से पास करेगी, -2 4 -5 से पास करेगी, और पैरेलल टू द गिवन लाइन। हमें पासिंग पॉइंट तो दे दिया लेकिन पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, उसके बदले पैरेलल लाइन दे दी, x प्लस 3/3 y माइनस 4/5, x प्लस 3/3 y माइनस 4/5, z प्लस 8/6। मैंने कहा कि हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ ली लेकिन हमें पासिंग पॉइंट तो दिया, पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, उसके बदले पैरेलल लाइन दे दी। अभी जो पैरेलल लाइन दी है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, क्योंकि x माइनस x1 होता है ना, माइनस का निशान लगता है, तो इसीलिए इस प्लस को मैंने 2 बार कर दिया, y माइनस 4/5, z माइनस -8/6। तो भाई बच्चों जो ऊपर लिखा है ये और ये तो मेरे पास x1 y1 और z1 है, मतलब इस वाली लाइन के पासिंग पॉइंट है। लेकिन जो नीचे लिखा है ये इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये 3i 5j 6k, यही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? सुन लेना ध्यान से, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर निकाल लिया मैंने और ये लाइन उसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल वेक्टर उसके लिए नहीं काम कर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल वेक्टर फॉर इक्वेशन विच passes through -2 4 -5, जो इस पॉइंट से पास करती हो, इससे -2 4 -5। क्या है पैरेलल वेक्टर? 3i 5j और +6k, यही तो है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस -5 तो प्लस हो जाएगा और अपॉन में c। क्या आंसर है? ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? सिक्स्थ क्वेश्चन। समझ आई ये बात? मतलब मेनली हमसे जो पूछा जा रहा है बार बार, वो क्या पूछा जा रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जा रही है। दोनों बोले इसमें? कार्टेशियन बोला है। वेक्टर निकालना तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस, हाँ 7वां सवाल, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 5/3 इक्वल y प्लस 4/7 इक्वल z माइनस 6/2, x माइनस 5/3 x माइनस 5/3 इक्वल y प्लस 4/7 y प्लस 4/7 z माइनस
6/2। एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, हमसे बोला इसकी वेक्टर फॉर्म बताओ। x-5/3, y-(-4/7), z-6/2। तो जो ऊपर लिखा है x1, y1, z1। x1 कितना है 5 है, y1 कितना है -4 है, और z1 6 है। a कितना है 3 है, b कितना है 7 है, और c कितना है 2 है। तो वेक्टर a क्या हो जाएगा 5i -4j और +6k। वेक्टर b क्या हो जाएगा 3i 7j और +2k। इक्वेशन क्या हो जाएगी a + λb। तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू a कितना है 5i -4j +6k और प्लस में लैम्डा। ये क्या है 3i +7j और +2k। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, इतना कर लो, ठीक है।